इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाले से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं, लेकिन इस बार सवाल प्रधानमंत्री का है, इसलिए सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस जनहित याचिका के मामले में क्या रुख अपनाता है। एक सेमिनार में शिरकत करने रांची पहुंचे स्वामी अग्निवेश ने पारिक के साथ साथ सीबीआई के वर्तमान निदेशक की भी तारीफ करते हुए प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। स्वामी अग्निवेश ने यह भी कहा कि बिरला को भी अपनी स्थिति स्पष्ट करने से गुरेज नहीं करना चाहिए। कोलगेट मामले में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नाम सामने आने के बाद स्वामी अग्निवेश ने कहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को खुद इस मामले में सामने आकर अपना बयान देना चाहिए। दूसरी ओर विपक्ष को प्रधानमंत्री और कांग्रेस के खिलाफ एक महत्वपूर्ण मुद्दा मिल गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से आज बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ मानवाधिकार आयोग के सदस्यों ने भी मुलाकात की। खास बात ये भी रही कि 5 कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर मुलाकात के दौरान विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान मानवाधिकार आयोग से संबंधित मामलों पर तो चर्चा हुई ही, साथ ही आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर भी गहन चर्चा की गई। सुबह से ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का शेड्यूल बड़ा ही व्यस्त रहा। सुबह से ही अखिलेश यादव से मुलाकात करने मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी और विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, विधान परिषद के अध्यक्ष गणेश शंकर पांडे पहुंचे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक काफी देर चली इस मुलाकात के दौरान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा की गई। यही नहीं, मुख्यमंत्री से आज कश्मीर से आए एक सद्भावना दल ने भी मुलाकात की। 30 सदस्यीय इस दल से मुख्यमंत्री की मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुलाकात के दौरान आर्मी के बड़े अफसर भी मौजूद रहे। दरअसल ये सद्भावना दल उत्तर प्रदेश के साथ साथ कई अन्य प्रदेशों का भी दौरा करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि कैसे यहाँ के लोग आपसी सहयोग और सौहार्द के साथ रहते हैं। बहरहाल मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से बीएसपी के नेताओं और मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की मुलाकात ने ये संकेत साफ दे दिया है कि सूबे की अखिलेश यादव सरकार मानवाधिकार आयोग और उसकी शिकायतों को लेकर बेहद गंभीर है और आने वाले दिनों में जल्द ही आयोग के अध्यक्ष पद का ऐलान भी किया जा सकता है। 84 कोसी परिक्रमा के बाद एक बार फिर से राम जी की भूमि अयोध्या चर्चा के विषय में इस बार विश्व हिंदू परिषद द्वारा आह्वान किया गया है संकल्प दिवस का, जिसको रोकने के लिए प्रशासन ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से चर्चा में है। विश्व हिंदू परिषद ने 18 अक्टूबर को संकल्प दिवस की घोषणा की है और प्रशासन ने इसको विफल कराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भारी पुलिस बल एसएसबी, आरएएफ के समेत पीएसी की कई बटालियन राम की नगरी को छावनी में तब्दील कर दिया है। कई साधु संतों को या तो नजरबंद कर दिया गया है या फिर अस्थायी जेल में बंद कर दिया गया है। 70 के आसपास विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है और कार सेवकपुरम को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। संकल्प दिवस के लिए आए हुए विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने के लिए लगातार छापेमारी का दौर जारी है और करीब 70 से भी ऊपर विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा सरकार में बनाए गए लोकायुक्त बिल कानून को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। लगभग 2 साल बाद इस कानून को मंजूरी मिली है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रदेश की बहुगुणा सरकार इसको प्रदेश में लागू करेगी या नहीं, या फिर इसमें किसी तरीके का संशोधन किया जाएगा। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी के शासनकाल में विधानसभा में पारित लोकायुक्त बिल को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद राज्य सरकार को बिल मिल गया है, जिसके चलते ही सरकार ने उप लोकायुक्त के शपथ ग्रहण कार्यक्रम को रद्द करवा दिया था। आपको बता दें कि बुधवार को उप लोकायुक्त की शपथ राजभवन में होनी थी, लेकिन एकाएक उनके शपथ के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया, जिसके बाद बात सामने आई कि राष्ट्रपति ने लोकायुक्त कानून को मंजूरी दे दी है। साफ है, या तो शासन इसे दबा रहा था या फिर शासन के अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी। वहीं इस लोकायुक्त कानून के बारे में खुलासा होने के बाद अब राज्य सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार के अनुसार वो इस बिल पर पूरा अध्ययन करेगी, उसके बाद ही नए बिल के अनुरूप राज्य में लोकायुक्त का ढांचा स्थापित किया जाएगा। नए बिल के प्रावधानों में भ्रष्टाचार के मामले पर कार्रवाई के लिए लोकायुक्त को जो अधिकार दिए गए हैं वो अन्य कई राज्यों से लोकायुक्तों से ज्यादा हैं। आपको बता दें कि खंडूरी सरकार के दौरान 31 अक्टूबर 2011 में लोकायुक्त बिल को विधानसभा में पेश किया गया था। 1 नवंबर 2011 को सदन में सर्वसम्मति से इस बिल को मंजूरी दे दी गई। उसके बाद राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद इसे राष्ट्रपति को भेज दिया गया था। तब से वही मंजूरी का इंतजार किया जा रहा था। आपको बता दें कि अन्ना हजारे ने भी खंडूरी के इस लोकायुक्त की तारीफ की थी और अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण इसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे। मेरे लिए लाल बत्ती नहीं, संबंध महत्व रखते हैं। मैं पार्टी का समर्पित सैनिक हूं और सैनिकों से कभी कभी गलतियां हो जाती है। इन शब्दों के साथ मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से मुलाकात की कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने और कहा कि मैं स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे चुका हूं।
बृहस्पतिवार सुबह मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के निवास पर पहुंचे कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खुशनुमा अंदाज में कहा कि मैं इस्तीफा दे चुका हूं। अगर मेरी बातों से कोई आहत हुआ हो तो मुझे उस बात का खेद है और ये इस्तीफा 14 तारीख को ही मैं सीएम के सुपुर्द कर चुका हूं। विजय बहुगुणा ने भी कहा कि 2002 से विधायक है चैंपियन ने पार्टी संगठन के लिए काम करते रहेंगे, साथ ही सांप्रदायिक शक्तियों से भी लोहा लेंगे। चैंपियन से जुड़े इस मामले का भले ही पटाक्षेप हो गया हो, लेकिन ठीक 1 साल पहले चैंपियन ने खेल मंत्री बनने की जिद लगा के भी नया बखेड़ा खड़ा किया था। तो चाहे 2012 की बात करें या 2013 की, चैंपियन सुर्खियों में बने रहते हैं और उनकी वजह से बहुगुणा सरकार मुसीबत। उन्नाव के बक्सर क्षेत्र में मौजूद डोंडिया खेड़ा गांव में राजा राव राम बख्श सिंह के किले में 1000 टन सोने की बात क्या सामने आई कि बरसाती मेढक की तरह उनके तथाकथित वंशज भी धीरे धीरे सामने आने लगे। अभी राव साहब के किले से 1000 टन सोना निकलने में लगभग 15 घंटे बचे हैं और उधर वंशजों में आपसी मतभेद उभर कर सामने आने लगे। हमारे साथ 2 वंशजों ने समाचार प्रेस के साथ बातचीत में ये दावा किया कि हम राजा राव राम बख्श सिंह के वंशज हैं और अगर हमें निकलने वाले सोने में अगर हिस्सा नहीं दिया जाएगा तो हम अदालत तक के दरवाजे भी खटखटा सकते हैं। महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के आगमन को लेकर देहरादून पुलिस और प्रशासन सतर्क हो गया है और इसी के चलते राजधानी देहरादून में बैठकों और ब्रीफिंग का दौर जारी है। देहरादून में करीब 1200 से ज्यादा पुलिसकर्मी और प्रशासन के अधिकारी राष्ट्रपति के आगमन की तैयारियों में जुटे हुए हैं। महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यक्रम को लेकर सभी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 18 अक्टूबर को मसूरी पहुंच रहे हैं, जहां वे लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी में प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए देहरादून के अतिरिक्त कई जिलों से भी फोर्स मंगाया गया है। सुरक्षा के लिए देहरादून पुलिस लाइन में गुरुवार की सुबह पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग भी ली गई है, जिसमें IG लॉ एंड ऑर्डर, IG इंटेलिजेंस, DIG गढ़वाल, DIG इंटेलिजेंस, SSP देहरादून और DM देहरादून समेत कई अधिकारी और पुलिस फोर्स के जवान मौजूद थे, जिनमें सभी कर्मचारियों और जवानों को उनकी ड्यूटी समझाई गई और निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अधिकारी या जवान अपनी तैनाती स्थल को बिना किसी आदेश के नहीं छोड़ेगा, साथ ही अनुपस्थित भी नहीं रहेगा। यदि ऐसा होता है तो उसे तत्काल निलंबित कर दिया जाएगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दिल्ली एयरपोर्ट से जोली ग्रांट तक पहुंचेंगे, जहां से MI-17 हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें पोलो ग्राउंड मसूरी भेजा जाएगा। लेकिन अगर मौसम खराब रहता है तो राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर सहजधारा में उतारा जाएगा, जहां से वो वाया सड़क मार्ग होते हुए जाएंगे, जिसके लिए पुलिस अधिकारियों ने भी तैनाती कर ली है। बीजेपी ने उत्तराखंड सरकार पर राष्ट्रपति की मोहर के बाद लोकायुक्त बिल को छुपाने का आरोप लगाया है। अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत का कहना है कि अपने स्वार्थ के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया है। एक बार फिर उत्तराखंड में विपक्षी बीजेपी ने कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। अध्यक्ष तीरथ सिंह रावत ने पार्टी मुख्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस सरकार ने जानबूझकर राष्ट्रपति की सहमति के बाद इस बिल को छुपाया है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ने सितंबर महीने में ही इस बिल पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने अपने कारनामों को छुपाने के लिए इसको छुपा के रखा है। रावत का कहना है कि इस सरकार को जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए, वरना बीजेपी सड़कों पर उतरकर इसे लागू करने के लिए विरोध करेगी। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री BC खंडूरी ने अपनी सरकार रहते हुए विधानसभा में सशक्त लोकपाल बिल को पास कराया था, जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा हुई थी। बीजेपी का कहना है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। लगातार स्वास्थ्य विभाग में हो रही हड़तालों से अब सूबे का स्वास्थ्य महकमा हड़ताली महकमा बनकर रह गया है। एक के बाद एक हो रही विभागों में हड़ताल से अब मरीजों को भी दर दर भटकना पड़ रहा है। पहले नर्सेज अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करती रही, तो उसके बाद फार्मासिस्ट और अब लैब टेक्नीशियन ने अपनी मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। इससे अब डेंगू के मरीजों की भी जान जोखिम में दिखाई दे रही है। पिछले लंबे समय से वेतन विसंगति की मांग को लेकर सरकार से वार्ता करते आ रहे लैब टेक्नीशियन अब अपनी मांगों को पूरा किए जाने को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे प्रदेश भर में अब पैथोलॉजी में जांच नहीं हो पा रही है। यह हालात तब है जब प्रदेश भर में डेंगू के मरीजों की भरमार लगी है। लगातार लैब टेक्नीशियन आंदोलन की चेतावनी देते आ रहे थे,
जिस पर सरकार ने कोई गौर नहीं फरमाया और टेक्नीशियन उन्हें अपनी हड़ताल पर चले गए। इसके साथ ही लैब टेक्नीशियन संघ के अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर अमल नहीं होता तो वो और भी उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। स्वास्थ्य विभाग में लगातार हो रही हड़ताल का खामियाजा अब उन मरीजों को भुगतना पड़ रहा है जिनकी जेब प्राइवेट अस्पतालों में जाने की उन्हें इजाजत ही नहीं देती है। लेकिन विभाग की लापरवाह कार्य प्रणाली है जो हड़ताल होने से पहले किसी भी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयास ही नहीं करना चाहती। कर्मचारियों की हड़ताल पर चले जाने के बाद भी विभागीय मंत्री सब कुछ सही होने की बात कर रहे हैं। उनकी माने तो लैब टेक्नीशियन हड़ताल पर चले गए, इससे दिक्कत तो है, लेकिन विभाग ने पहले ही वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है जिससे सब ठीक है। लेकिन सही मायनों में लोगों की परेशानी का अंदाजा शायद ही विभागीय मंत्री को ही होगा जो वो सब कुछ ठीक बताने के दावे कर रहे हैं। बहरहाल लगातार सूबे का स्वास्थ्य महकमा ही है जो हड़तालों के जंग से जूझ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी विभागीय अधिकारी हैं जो कोई ठोस कदम उठाने को तैयार नहीं है। ऐसे में अब मरीजों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है जो लोग अपने इलाज के लिए सरकारी अस्पतालों का रुख करने में लगे हैं। दुष्कर्म और यौन शोषण के आरोप में फंस चुके नारायण साईं के सबसे चहेते राजदार मोहित भोजनानी को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो वहीं सूरत पुलिस आज हनुमान नगर मकान नंबर 180 में मोहित भोजनानी को लेकर पहुंची, जहां पर मोहित भोजनानी का लैपटॉप जब्त किया गया। मोहित भोजनानी को सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया था, तो वहीं मोहित भोजनानी नारायण साईं का सबसे खास व्यक्ति था। नारायण साईं के आरोप में फंसने के बाद लगातार मोहित भोजनानी नारायण साईं के संपर्क में था। वहीं ईमेल के जरिए वह साधकों को ऐसे मैसेज भी करता था जिससे देश में दंगे फैल जाएं। हालांकि इस पूरे मामले में सूरत पुलिस देर रात ही मोहित भोजनानी को आश्रम लेकर पहुंची, जहां आज सुबह फिर से आश्रम में पहुंची, जहां पर उसका लैपटॉप जब्त किया। नारायण साईं जयपुर में देखे गए थे, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों का कहना था। तो वहीं मोहित भोजनानी जयपुर इसी आश्रम में अकाउंटेंट कम प्रबंधक ज्यादा था और नारायण साईं के लगातार संपर्क में रह रहा था। इस पूरे मामले को लेकर सूरत पुलिस अभी भी राजस्थान में ही डेरा डाले हुए है और वह नारायण साईं की खोज खबर लेने के लिए लैपटॉप के अंदर से ऐसे कई सुराग मिल सकते हैं जिनसे नारायण साईं के छिपे होने का भी पर्दाफाश हो सकता है। पत्नी मेहरबान तो पति पहलवान, ये कहावत उस वक्त चरितार्थ हो गई जब एक शोभा यात्रा के दौरान हाथरस से सांसद सारिका बघेल के पति और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी सारिका बघेल के पति देवेंद्र बघेल ने खाकी के साथ बदसलूकी की। यही नहीं, यह मामला उस वक्त हुआ जब एक बिना परमिशन के यात्रा निकाली जा रही थी और डिप्टी एसपी अजीजुल हक ने उस यात्रा को रोकने का प्रयास किया तो देवेंद्र बघेल डिप्टी एसपी अजीजुल हक से उलझ गए। हाथरस से आरएलडी की सांसद और आगरा से वर्तमान में सपा से प्रत्याशी सारिका बघेल के पति इन दिनों सुर्खियां बटोरने में लगे हैं। अधिकारियों से बदसलूकी करना इनकी आदत सी बन गई है। आए दिन कोई न कोई बखेड़ा खड़ा करते रहते हैं। इन साहब को लाल बत्ती की गाड़ी में चलने का शौक बन गया है, जबकि लाल बत्ती की गाड़ी इनकी पत्नी को मिली है। आज भी इन साहब ने खाकी के साथ हद दर्जे की बदसलूकी की। आज आगरा के कोतवाली क्षेत्र में वाल्मीकि जयंती पर एक शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, जबकि इस यात्रा को निकालने की परमिशन नहीं थी। इसी को लेकर पुलिस ने इस यात्रा को रोकने का प्रयास किया। वहीं इस यात्रा में मुख्य अतिथि सपा प्रत्याशी और उनके पति देवेंद्र बघेल मौजूद थे। बस फिर क्या, सांसद पति ने खाकी के साथ बदसलूकी करना शुरू कर दिया। इस घटना की जानकारी जब आला अधिकारियों को हुई तो उन्होंने मौके पर पुलिस फोर्स भेज मामले को शांत कराया। हाल में ही सांसद पति लाल बत्ती की गाड़ी के चलने पर पूछने पर उन्होंने एक बेतुका बयान भी दिया था कि आगरा की डीएम की पत्नी नीली बत्ती की गाड़ी में चल सकती है, तो भला सांसद पति देवेंद्र बघेल क्यों नहीं। सत्ता की हनक में डूबे और लाल बत्ती की गाड़ी में चलने वाले सांसद पति देवेंद्र बघेल का ये कोई पहला मामला नहीं है। पूर्व में भी देवेंद्र बघेल सुर्खियों में रहे हैं। हाल में ही उन्होंने एक बयान दिया था कि आगरा की डीएम की पत्नी जब नीली बत्ती गाड़ी में घूम सकती है, तो सांसद पति देवेंद्र बघेल लाल बत्ती की गाड़ी में क्यों नहीं। आरुषि हेमराज मर्डर केस मामले में जारी अंतिम बहस में सीबीआई ने अपना पक्ष रख लिया है। अब इस मामले में बचाव पक्ष को अपना पक्ष रखना है।
देश के बहुचर्चित वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय बेचू के छात्र और डॉक्टरों में मरीज को दिखाने को लेकर जमकर कहासुनी और मारपीट हुई है। छात्रों के इस रवैये से नाराज होकर डॉक्टरों ने सारा कामकाज ठप कर हड़ताल पे चले गए। वहीं दूर दराज से आए मरीज भी इमरजेंसी के बाहर दर्द से तड़प रहे थे। घंटों बाद मान मनोवल के बाद डॉक्टरों ने अपना हड़ताल मरीजों को देखते हुए समाप्त कर डाला, लेकिन वही कॉलेज प्रशासन के आगे चुनौती भी दे डाले। चुनौती ये कि कॉलेज प्रशासन अगर जल्द दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता तो 24 घंटे बाद पुनः फिर एक बार डॉक्टर पूरे कामकाज को ठप कर हड़ताल पे जा सकते हैं। ये पहली घटना नहीं है जब छात्र अपने मरीज को दिखाने बेचू के डॉक्टरों के पास गए हों और छात्रों और बेचू के डॉक्टरों में मारपीट हुई हो। इसके पहले भी बेचू के छात्रों के खिलाफ डॉक्टर धरने पे बैठे थे, लेकिन कोई उचित आश्वासन